हालांकि हम आ जाएंगे, हम कल बाहर निकल रहे हैं, आ जाएंगे हम, लेकिन फिर भी इफ़ बट। चलिए, सेरेट फेरेट फार्मूला चल रहा था। सेरेट फेरेट फार्मूला में आपको बताया गया था कि 3 बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं, TI, PI, BI। डायग्राम जरा बना लिया जाए। TI, PI, बाई नॉर्मल BI। ठीक, TI और PI को कंटेन करने वाला प्लेन ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन, ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन। दोनों नॉर्मल को कंटेन करने वाला नॉर्मल प्लेन, और ये रेक्टिफाइंग प्लेन, रेक्टिफाइंग प्लेन। ठीक, इतना आपको बता दिया गया था। अब सेरेट फेरेट फॉर्मूले में 3 टॉपिक्स थे आपके। पहला था आपका, पहला प्रूफ करना था T डैश आई इज इक्वल टू कप्पा PI। दूसरा था P डैश आई इज इक्वल टू ट BI माइनस कप्पा TI। तीसरा था B डैश आई इज इक्वल टू माइनस ट PI। ठीक, हम लोग पहला वाला प्रूफ करने चल रहे हैं। डालिए प्रूफ। प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, सेरेट फेरेट फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 10 तारीख तक हम ख़त्म कर देंगे आपका ये चैप्टर। 15 टारगेट लिए थे, पहले ही हो जाएगा। चलिए लिखिए प्रूफ में, सिंस TI, पहला वाला प्रूफ करा रहे हैं। सिंस TI is a unit tangent vector, since TI is a unit tangent vector, then ब्लैक बोर्ड पे देखिए, TI का TI से डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो कितना आएगा? 1। क्लियर है? ये यूनिट वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो मिलेगा मॉड ऑफ TI कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू 1, मॉड ऑफ TI की वैल्यू 1, मतलब TI डॉट TI इज इक्वल टू 1। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। डिफ्रेंशिएट करेंगे S के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमको डैश चाहिए। डिफ्रेंशिएटिंग, ब्लैक बोर्ड पे देखिएगा भाई, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 with respect to S, we get, चलिए डिफ्रेंशिएट कराइए, मिलेगा T डैश I डॉट TI प्लस TI डॉट T डैश I इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट 2 T डैश I डॉट TI इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट T डैश I डॉट TI इज इक्वल टू 0। आपको पता है, दो वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो तो वो दोनों एक दूसरे के ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर होते हैं। इससे हम आपको 2 परिभाषाएं निकाल करके दिखाएंगे। पहली परिभाषा, TI के परपेंडिकुलर होगा T डैश I, TI के परपेंडिकुलर होगा T डैश I। तो TI के तो या तो परपेंडिकुलर ये है या तो परपेंडिकुलर ये है, तो इसका मतलब TI के जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो या तो नॉर्मल प्लेन में पाया जाएगा, या तो नॉर्मल प्लेन में पाया जाएगा या रेक्टिफाइंग प्लेन में पाया जाएगा। TI किस प्लेन के परपेंडिकुलर है? नॉर्मल प्लेन के। तो नॉर्मल प्लेन के डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन से डॉट प्रोडक्ट 0। TI का इसके थ्रू डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन 0। इसका मतलब T डैश I या तो नॉर्मल प्लेन में होगा या रेक्टिफाइंग प्लेन में। ठीक है, लिखिए, उतना उतारिए, क्या ही जाओ, पूछ क्या रहे हो अब आने के बाद। प्रूफ में लिखिएगा, कुछ लिखे, सिंस TI इज अ यूनिट टेंजेंट वेक्टर, देन पूरा उतारिए।
आज कई दिन बाद मुलाकात हुई होगी इससे। यहीं कहीं घर में। क्या दिख गया तुमको जितना मुस्कुरा रहे हो? नीचे देख के चलना, भीड़ पर मत जाना। देखो ऐसे भरते हैं, ठीक है। अरे रोता होता बहुत कम है, बहुत रेयरेस्ट टू द रेयर केस में। हो गया भाई। चलिए अब देखिए, इस बात का केवल इतना मतलब होगा कि टी आई और टी डैश आई ऑर्थोगोनल है, दैट मीन्स म्यूचुअल परपेंडिकुलर है। तो टी डैश आई या तो नॉर्मल प्लेन में होगा या रेक्टिफाइंग में या ऑस्क्यूलेटिंग में भी हो सकता है, ठीक है। रीज़न अभी हम बता दे रहे हैं। लिखिए, नीचे से लिखिए, दिस इम्प्लाइज टी डैश आई परपेंडिकुलर टू टी आई। मतलब टी डैश आई टी आई के क्या है, परपेंडिकुलर या ऑर्थोनॉर्मल या ऑर्थोगोनल, तभी दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया, 0। नीचे से लिखिए, दैट इज टी डैश आई, दैट इज टी डैश आई इज परपेंडिकुलर टू द unit tangent vector ti, that is t dash I is perpendicular to the unit tangent vector ti। ti के परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा होगा, नॉर्मल प्लेन, ठीक है। अब इसी के लिए लिखवा रहे हैं, नीचे से लिखिए, therefore t dash I, therefore t dash I lies in the normal plane, lies in the normal plane to capital C, जो देखो दादी घूमने गई, to capital C at any point and also t dash I lies in the osculating plane, lies in the osculating plane। नीचे से लिखिए, therefore it is along the देखिए, ये लाइन का ये मतलब हो गया कि टी डैश आई टी आई के क्या है, परपेंडिकुलर है। टी आई के परपेंडिकुलर मतलब एक तो ये प्लेन हो गया, दूसरा आपको पता है बाई नॉर्मल का तो मतलब ये था दोनों के परपेंडिकुलर, लेकिन यहाँ कहीं हमको ये नहीं लिखा है कि ये टी आई के भी परपेंडिकुलर है और पी आई के भी परपेंडिकुलर, केवल एक के परपेंडिकुलर है। और आपको बताया था जब टेंजेंट के कोई एक लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उसको हम एज अ प्रिंसिपल नॉर्मल की तरह बिहेव कराते हैं। ये ध्यान रखिए, बाई नॉर्मल का मतलब
किन्हीं दो एक्सिस के परपेंडिकुलर। प्रिंसिपल नॉर्मल का मतलब एक एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो ये लाइन ये बात हमको बताती है कि टी डैश आई टी आई के परपेंडिकुलर है, टी आई के केवल परपेंडिकुलर है, और केवल टी आई के परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग इस तरीके से जानते हैं। तो ये कहाँ लाई कर गया? ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन में। दूसरी बात, टी आई के परपेंडिकुलर प्लेन कौन हो गया? नॉर्मल प्लेन में। इसका मतलब टी डैश आई या तो नॉर्मल प्लेन में होगा या ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन में होगा। नॉर्मल प्लेन और ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन की कॉमन लाइन कौन हो गई? पी आई। पी आई, इसका मतलब टी डैश आई पी आई के प्रोपोर्शनल होगा। क्यों? दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है तो दोनों का यूनिट वेक्टर सेम होता है। दोनों का यूनिट वेक्टर, शब्द पे ध्यान दीजिएगा। ये लाइन इसके अगर पैरेलल है तो इसका यूनिट वेक्टर यदि आई कैप है तो इसका यूनिट वेक्टर भी आई कैप ही होगा। ठीक, ये जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो हम बता रहे हैं। हाँ, पैरेललिज्म। पैरेललिज्म का मतलब ये होता है अगर दो लाइन पैरेलल है तो दोनों का यूनिट वेक्टर या प्रवणता दोनों सेम होती है। जब हम एंगल के रूप में बात करते हैं तो उसको प्रवणता कहते हैं, मैग्नीट्यूड के रूप में बात करते हैं तो उसको यूनिट के वेक्टर कहते हैं। ये ध्यान रखिए। एंगल के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो स्लोप कहते हैं या प्रवणता। मैग्नीट्यूड के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो हम उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं, यूनिट वेक्टर। ठीक, तो अगर दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो उनका यूनिट वेक्टर सेम होता है। इस लाइन का अर्थ ये है कि टी आई के परपेंडिकुलर प्लेन में टी डैश आई होगा, टी आई के परपेंडिकुलर प्लेन में टी डैश आई होगा। दूसरा, टी आई के परपेंडिकुलर है टी डैश आई, तो टी आई के परपेंडिकुलर तो ये भी है, ये भी है, लेकिन इसकी खासियत ये कि बाई नॉर्मल है, ये दो के परपेंडिकुलर होना चाहिए, जबकि टी डैश आई केवल एक के परपेंडिकुलर। तो एक के परपेंडिकुलर मतलब पी आई, अर्थात ये नॉर्मल प्लेन में भी होगा और ऑस्क्यूलेटिंग में भी। नॉर्मल और ऑस्क्यूलेटिंग में कॉमन कौन है? पी आई। इसका मतलब टी डैश आई पी आई के प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल मतलब इसके पैरेलल होगा, इसके पैरेलल होगा तभी वो नॉर्मल प्लेन में भी होगा और ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन में। पैरेललिज्म का अर्थ ये होता है कि टी डैश आई अगर पी आई के पैरेलल है तो दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, तभी दोनों का यूनिट टेंजेंट वेक्टर सेम होगा, दोनों का स्लोप सेम होगा। ये कंडीशन होती है व्हेन द टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन देयर मैग्नीट्यूड आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो उनका मैग्नीट्यूड एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होता है, या तो सेम होता है या कुछ चीज़ों से बढ़ जाएगा। जैसे कोई वेक्टर ये है, कोई वेक्टर ये है, कोई वेक्टर ये है, ये 2 मीटर, ये प्रोपोर्शनल 4 मीटर, ये 6 मीटर, तभी इनका स्लोप सेम आएगा। ठीक है, मतलब टी डैश आई किसके प्रोपोर्शनल होगा? पी आई के। दिस इम्प्लाइज दैट टी डैश आई इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट क्या आ गया? लैम्डा पी आई। अब हमको इसी लैम्डा का मान कप्पा के बराबर प्रूफ करके दिखाना है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इतना क्लियर हुआ? चलिए लिखिए, नीचे से लिखिए। क्या लिखवाएं अभी तक? Therefore it is along the principal normal PI of the curve C at any point, of the curve C at any point। नीचे से लिखिए दैट इज ये दोनों लाइन। मतलब हमको कल से 1 2 3
7 बच्चों का मैसेज आ चुका है कि हमको डिफरेंशियल ज्योमेट्री का नोट्स दे दीजिए, या वीडियो दे दीजिए, या लिंक दे दीजिए। यूट्यूब चैनल पे सब नहीं है तो क्यों नहीं है? मतलब सबका आपने नहीं बनाया क्या अभी तक? हमको तो केवल 2 ही मिला, एक लेक्चर 2 मिला है और एक ऐसी बेसिक मिला है। मतलब ये हाल है इस समय, ये समझ लीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि हम बहुत अच्छा पढ़ाते, बात अच्छा पढ़ाने की नहीं, बात सिस्टम से पढ़ाने की है। मतलब इतना ख़राब हाल हो रखा है इस समय शहर में कि हम आपको बता नहीं सकते। वो आती है पढ़ने, उनसे पूछिए, मतलब जुलाई से पढ़ रही है बंदी, 6 महीने में बस उतना ही कोर्स खींचेगा। हम ये बात कैसे मान लें? बात भागने की नहीं है, वो नौबती क्यों आए भाई? अगर हम टीचर, हमारा काम है पढ़ाना, आप फीस वैसे भी देंगे, फीस बाद में भी देंगे। जब हमको 6 महीने में कोर्स कंप्लीट करना है 7 महीने में, तो क्या फ़ायदा एक्सटेंड करके? पढ़ाइए मन से। कोई फ़ायदा है कि बच्चे भाग जाएं? मतलब ये स्थिति इस समय हो रखी है, बहुत ख़राब स्थिति शहर की। हमको पता है, हमको पता है, बहुत अच्छे से हमको पता है। वो भी मैट्रिक स्पेस की एकदम छीछा लेदरी हो रखी है। तो सर पढ़ाते ही नहीं है ना, उसके टीचर ही नहीं है। नहीं तो वो पढ़ाते ही नहीं है। अब हमको कोई ऐसा पेपर दे दिया जाए जो हमको नहीं आता हो, तो या तो हम सीखेंगे, या भाई हम भी जब ये सब पढ़ाना शुरू किए तो हम कोई स्पेशलिस्ट थोड़ी ना थे, पढ़ के ही तो पढ़ाए, पढ़ के उतना मतलब एनालाइज के तब ना पढ़ाए। कोई भी पेपर अगर हम लेंगे तो पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे। अब जैसे रियल एनालिसिस इस साल हम पढ़ा रहे हैं, आप विश्वास नहीं मानेंगे, 11 साल बाद उठाए हैं रियल एनालिसिस बीएससी सेकेंड ईयर का। तो ये थोड़ी ना कि कुछ भी पढ़ा देंगे, पढ़ के पढ़ाएंगे, लेकिन कुछ भी पढ़ाएंगे तो फिर बच्चे भाग जाएंगे। सिंपल सी बात है। भूलता नहीं है कोई चीज़, दिमाग घिसना पड़ता है। जब घिसता है ना तो बहुत निखर के आता है। तो शायद हमको अपने समय में उतना अच्छे से नहीं समझ में आएगा कि आज हमको पढ़ाने के लिए उतना अच्छे से समझ में आएगा। तो बस वो एक तरीका पकड़ना पड़ता है कि हमको ये तरीका हर जगह अडॉप्ट करना है। ये तरीका बस खेल वाला होना चाहिए। अगर वो खेल में आप सिखा ले गए तो आपसे अच्छा कोई टीचर नहीं है। बस वही एक आपको ढूंढना है कि हम क्या ऐसा बताएं कि बच्चा मेरा खेल में समझ जाए, बस इतनी सी बात। नहीं ऐसा नहीं है, आता नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन बता रहे हैं कि बस पढ़ाने और पढ़ने पे है, केवल खेल है। सब आएगा, सबका दिमाग एक जैसा है, सब आएगा, बस सीखने वाली बात है। क्यों छिपाएं भैया? मेरे ही बच्चे कुछ ना कर पाएँ तो लालत है मेरे ऊपर। हम कह रहे हैं आप भविष्य हैं, कल अगर आप इतना ही अच्छा या इससे और अच्छा सिखा ले गए तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है ना कि आप उतना सिखा ले गए। याद भी रखेगा, और हम आपका भविष्य बना रहे हैं, भविष्य बिगाड़ थोड़ी ना रहे। केवल पढ़ना पढ़ाना एक टीचर की ड्यूटी नहीं है। अगर आप भविष्य में कुछ कर ले गए किसी की भी वजह से, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी जीत होगी कि सामने वाला बच्चा हमसे इंटरेक्ट हुआ, हमने वाहियात भी पढ़ाया, आप मेरी पर्सनालिटी से इन्फ्लुएंस होकर कुछ सीख गए, वही मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मत भेजा करिए, जानती हैं आप भेजेंगी ना आपके पैर पे कुल्हाड़ी पड़ेगी। चलिए लिखिए। Therefore it is along the principal normal of the curve C at any point, that is, ये दोनों लाइन उतर गई, इसके नीचे से लिखिए where lambda is constant of proportionality, where lambda is constant of proportionality, फिर नीचे से लिखिए दिस टेकिंग मॉड्यूलस ऑफ इक्वेशन 2 taking modulus of equation 2 taking modulus of equation 2 comma we get taking modulus of equation 2 comma we get, देखिए ब्लैक बोर्ड पे t डैश i का मॉड इज इक्वल टू a डॉट b का मॉड होता है मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b। इसका मान हम लिखवाए थे, इसको कप्पा कहते थे आप लोग। कप्पा इज इक्वल टू t डैश i।
कप्पा इज इक्वल टू, कुछ ध्यान आ रहा हो तो सबसे पहले लिखवाए थे, कप्पा इज इक्वल टू dTi/ds, ये पहली लाइन थी जो हमने लिखवाई थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ यूनिट टेंजेंट विथ रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ। ठीक है, इनफैक्ट ये मॉड में था, कहते कभी नेगेटिव आ भी जाए तो उसको हम हमेशा हम लोग कैसे लेते हैं, पॉजिटिव, मतलब T-i की वैल्यू किसके इक्वल होगी, कप्पा के। कप्पा इज इक्वल टू मॉड ऑफ लैम्डा, लैम्डा यूनिट वेक्टर है, इसकी वैल्यू 1। दिस इम्प्लाइज दैट लैम्डा इज इक्वल टू कप्पा, ये वैल्यू ले जा करके पुट कर दीजिए 2 में, यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2 कॉमा वी गेट, जैसे ही पुट करेंगे आपको मिल जाएगा T-i इज इक्वल टू लैम्डा की जगह कप्पा Pi, यही आपको प्रूफ करना था। और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये आर्टिकल, ढंग से पढ़ करके जाइएगा। कोई डाउट? कप्पा इज इक्वल टू ये T-, उतारिए। बाकी लोगों को पता नहीं था क्या भाई आज? अरे रुक के चले जाते, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक घूमने चले गए सब। हम तो खुद ही इसलिए छुट्टी कर दिए 2 दिन की कि चलो जिसको भाई रिलैक्स करना, 2 को टेस्ट है, क्यों साल ख़राब करे। वैसे ही 2020 माशाल्लाह इतना बढ़िया गुजरा है कि पूछिए मत, तो खुद ही इस कारण से छुट्टी कर दिए, इतना संडे पढ़ा दिए। इस संडे को भी क्लास चलेगा। 2 तारीख को शनिवार है ना, सैटरडे। कोई भी संस्था किसी टीचर के भीतर चलती है, बस ये समझ लीजिए। ठीक है, दोनों बात है, टीचर भी संस्था के भीतर चलता है, संस्था भी टीचर के भीतर भी, और टीचर भी संस्था के भीतर। लेकिन संस्था टीचर के कारण दीर्घ समय तक चलती है, लंबे समय तक चलती है। टीचर संस्था के कारण लंबे समय तक नहीं चलता है, ये लिखी हुई बात है। संस्था बहुत साल से है, अगर हम नहीं ढंग के पढ़ाएंगे हम ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन हम ढंग से पढ़ाएंगे तो संस्था बहुत लंबे समय तक चलेगी। ये एकदम वाकई में फैक्ट बात है। और जब पढ़ाना ही है तो हम क्या चोरी किस बात की यार, मन से पढ़ाओ ना, सामने वाले को समझ में आए। हो गया भाई। देखिए सेरेट फेरेट फार्मूले की खासियत ये है कि इसमें सबसे पहले पहला वाला प्रूफ करते हैं, फिर तीसरा प्रूफ होता है, तब दूसरा प्रूफ होता है। अगर हम पहले के बाद दूसरा प्रूफ करेंगे तो वो कभी नहीं होगा। रीज़न क्या है, पहले और तीसरे का कॉम्बिनेशन ही आपको दूसरे में दिख रहा होगा। देखिए पहले और तीसरे का कॉम्बिनेशन ही आपको दूसरे में दिखेगा, कप्पा और टाव के साथ। ठीक है, इसलिए हम लोग पहले पहला, तीसरा, फिर दूसरा पढ़ते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट डालिए। तीसरा हेलो हेलो चलिए तीसरा लिखिए। तीसरे में किसके लिए प्रूफ करना है, BI क्या होता है, बाई नॉर्मल। लिखिए सिंस BI इज अ यूनिट नॉर्मल वेक्टर, since BI is a unit normal vector, नीचे से लिखिए that is BI dot BI is equal to 1, equation number 1। BI dot BI is equal to 1, equation number 1। ठीक है, आप देख रहे होंगे जो प्रूफ करना है वो B' I है, मतलब किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, S के। लिखिए डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1
with respect to s comma we have differentiating equation 1 with respect to s comma we have, करिए डिफ्रेंशिएट। सबसे पहले b डैश आई डॉट बी आई प्लस बी आई डॉट बी डैश आई इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 2b डैश आई डॉट बी आई इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज b डैश आई डॉट बी आई इज इक्वल टू 0। हमने कर दिया, कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। फर्स्ट फंक्शन प्रोडक्ट ऑफ सेकंड करके किए हैं, ये हमको मिला वही चीज़ कि b डैश आई बी आई के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। उतना उतार लीजिए। इक्वेशन नंबर 2। हो गया भाई, आगे बढ़े। अब देखिए इसका क्या मतलब है। इसका मतलब आपका ये हो गया कि b डैश आई बी आई के क्या है, परपेंडिकुलर है। मतलब b डैश आई बी आई के परपेंडिकुलर प्लेन में लाई करेगा। बी आई का परपेंडिकुलर प्लेन है ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन, तो b डैश आई कहाँ लाई करेगा, ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन में लाई करेगा। ठीक है, ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन वो प्लेन होता है जो टेंजेंट लाइन को कंटेन करता है। दो परिभाषा बता चुके। पहला, ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन वो प्लेन होता है जो टेंजेंट लाइन और प्रिंसिपल नॉर्मल को कंटेन करता है। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये इसमें लाई करेगा तो इसके प्रोपोर्शनल होगा कि इसके। पहले वाले में तो हमने रीज़न ये बताया था कि इसके तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये दोनों के परपेंडिकुलर चाहिए, जबकि टी आई केवल एक के परपेंडिकुलर हो रहा था तो इसलिए वो इसके प्रोपोर्शनल हो गया था। ठीक है, अब की बात ये उठती है कि बी आई इसमें लाई कर रहा है तो इसके प्रोपोर्शनल होगा कि इसके, क्या करें। तो आप सोचिए कि रेक्टिफाई ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन की एक परिभाषा एक और बताई गई थी कि ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन वो प्लेन होता है जो टेंजेंट लाइन को कंटेन करता है, नेबरिंग पॉइंट से पास करता है एज क्यू टेंड्स टू पी। तो हम पहली परिभाषा का यूज करेंगे तो ये श्योर हो जाएगा कि ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन टेंजेंट लाइन को तो कंटेन करेगा। टेंजेंट लाइन को कंटेन करेगा, इसका मतलब अगर ये ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन है तो ये टी आई के प्रोपोर्शनल होगा। ये समझ में आया कि कैसे किस में क्या सेटिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये कहीं लिखा नहीं है, ये बस जो समझा दे रहे हैं ये उसी से ही सेटिंग है ये पूरी। ठीक है, लिखिए इक्वेशन 2 के नीचे से लिखिए, दैट इज बी डैश आई परपेंडिकुलर टू बी आई, दैट इज बी डैश आई इज परपेंडिकुलर टू बी आई। ऐसे सिंबल फॉर्म में लिखिएगा। ठीक है, नीचे से लिखिए हैंस बी डैश आई इज परपेंडिकुलर टू बाइनॉर्मल, हैंस बी डैश आई इज परपेंडिकुलर टू बाइनॉर्मल वेक्टर बी आई, बाइनॉर्मल वेक्टर बी आई of the curve C, of the curve C, and hence B dash I, and hence B dash I lies on the osculating plane, lies on the osculating plane to the curve C, to the curve C। ठीक है, फिर नीचे से लिखिए अगेन। अब ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन में लाई होगा लेकिन किसके प्रोपोर्शनल होगा, टी आई के। ठीक है, लिखिए नीचे से अगेन, सिंस वी नो दैट, अगेन सिंस वी नो दैट
ये कहाँ लाई हुआ? ऑस्कुलेटिंग प्लेन में। ऑस्कुलेटिंग प्लेन में कौन कौन है? टी आई और पी आई। इसमें से हम लोग किसको लेंगे? टी आई को। किसको लेंगे? टी आई को, क्योंकि ऑस्कुलेटिंग प्लेन वो होता है जो टेंजेंट लाइन को क्या करता है? कंटेन करता है। टी आई को ले लिया। टी आई और बी आई के बीच में क्या रिलेशन होता है? दोनों एक दूसरे के ऑर्थोगोनॉर्मल होते हैं, मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। इतनी बात क्लियर है? नीचे से लिखिए, सिंस वी नो दैट बी आई डॉट टी आई इज इक्वल टू 0। क्यों टी आई लिए? ये बात समझ में आ गई? चूंकि हमको तो बी डैश आई चाहिए, तो पुनः इसको एक बार और क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे। नीचे से लिखिए, डिफ्रेंशिएटिंग अबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू एस, डिफ्रेंशिएटिंग अबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू एस, कॉमा वी हैव करिए डिफ्रेंशिएट, बी डैश आई डॉट टी आई प्लस बी आई डॉट टी डैश आई इज इक्वल टू 0। जरा देखिएगा ब्लैक बोर्ड पे। दिस इम्प्लाइज दैट, लिखिए इतना, देखिए, बी डैश आई डॉट टी आई प्लस बी आई डॉट टी डैश आई का मान आप प्रूफ कर चुके हैं, कप्पा पी आई इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट बी डैश आई का मान, चाहे बी डैश आई डॉट टी आई, कप्पा कांस्टेंट है बाहर कर दिया, मिलेगा बी आई डॉट पी आई इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट बी डैश आई डॉट टी आई प्लस कप्पा पी आई और बी आई एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं, इसलिए बी आई और पी आई का डॉट प्रोडक्ट 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट बी डैश आई डॉट टी आई इज इक्वल टू 0। दो संख्याओं का डॉट प्रोडक्ट 0, दो वेक्टर्स का, इसका मतलब बी डैश आई परपेंडिकुलर होगा टी आई के। बी डैश आई डॉट क्यों? प्रपोर्शनल नहीं है, परपेंडिकुलर है ना? इसका डॉट मतलब हमको एक रिलेशन ये मिला कि बी डैश आई बी आई के क्या है? परपेंडिकुलर। दूसरा रिलेशन ये मिला कि बी डैश आई टी आई के क्या है? परपेंडिकुलर। बी डैश आई बी आई के भी परपेंडिकुलर, बी डैश आई टी आई के भी परपेंडिकुलर, और इन दोनों के परपेंडिकुलर लाइन कौन होती है? पी आई। तो किसके प्रोपोर्शनल होगा? पी आई के। बी डैश या बी आई का मतलब बाई नॉर्मल। बाई नॉर्मल तभी होगा जब वो दो लाइंस के क्या हो? परपेंडिकुलर हो। इसलिए इसमें ये प्रोसीजर 2 बार लिया गया है। ठीक है, पहली दफ़ा वाला तो क्लियर है डॉट प्रोडक्ट से। दूसरी दफ़ा में यहाँ पे हमने कहा था कि ये ऑस्कुलेटिंग प्लेन में लाई करेगा। अब ऑस्कुलेटिंग प्लेन में तो 2 वेक्टर्स हैं, किसको हम लें? तो हमने कहा कि ऑस्कुलेटिंग प्लेन की पहली परिभाषा कहती है कि वो टेंजेंट लाइन को कंटेन करता है, इसलिए हम किसको लेकर के चलेंगे? टेंजेंट लाइन को। अब बी आई टी आई के भी क्या होता है? परपेंडिकुलर। दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0। सॉल्व किया तो पता चला बी डैश आई टी आई के भी क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो टी आई के परपेंडिकुलर, बी आई के परपेंडिकुलर, इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन हो गया? पी आई। इसका मतलब ये वेक्टर किसके प्रोपोर्शनल होगा? पी आई के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, लिखिए। बी आई के परपेंडिकुलर, हाँ ठीक है।
नहीं, बी डैश आई भी ऑस्कुलेटिंग प्लेन में है, टी आई भी ऑस्कुलेटिंग प्लेन में है। एक प्लेन में दो लाइन खींची गई हो तो ये कैसे पता दोनों? नहीं, प्रोपोर्शनल कब होती हैं? जब वो पैरेलल होती हैं। ये हमको कैसे पता कि एक ही प्लेन में ये दोनों हैं तो एक दूसरे के समानांतर हो सकता है, परपेंडिकुलर हो, है ना? ये नहीं पता है हमको, इसलिए ये काम किया गया। नहीं, और भी चीज़ लिखी है। देखिए, इसमें दो बातें थी, एक तो वो नॉर्मल प्लेन में भी लाई कर रहा था, दूसरा वो ऑस्कुलेटिंग प्लेन में भी लाई कर रहा था। नॉर्मल प्लेन और ऑस्कुलेटिंग प्लेन में लाई करने वाली लाइन कौन होती है? पी आई। मतलब दो प्लेन के तो इंटरसेक्शन केवल एक ही लाइन मिलती है ना, इसलिए वहाँ पे प्रोपोर्शनल हो गया। बढ़े आगे, लिखिए। क्लियर है भाई सारे डाउट्स? क्योंकि जो रीजंस आपको बता रहे हैं वो कहीं मेंशन नहीं है, बस वो आपके दिमाग का खेल है कि आप अपने दिमाग में कितना रख पा रहे हैं कि क्यों टी आई ले रहा है। टी आई इसलिए ले रहा है क्योंकि ऑस्कुलेटिंग प्लेन की फर्स्ट डेफिनेशन यही कही गई थी कि वो टेंजेंट लाइन, यूनिट टेंजेंट वेक्टर टी आई को क्या करता है? कंटेन करता है, इसलिए हमने टी आई लिया। और उसके बाद पता चला कि बी डैश आई टी आई के भी क्या है? परपेंडिकुलर। टी आई के भी परपेंडिकुलर, बी आई के भी परपेंडिकुलर। इन दोनों के परपेंडिकुलर मतलब कौन होता है? पी आई। तो किसके प्रोपोर्शनल होगा? पी आई के। पहले वाले केस में हमने कहा था कि वो नॉर्मल प्लेन में भी लाई करता है और ऑस्कुलेटिंग प्लेन में भी। ऐसी लाइन बताइए जो दोनों प्लेन में कंटेन करे, केवल और केवल पी आई या पी आई के पैरेलल कोई लाइन, इसीलिए हमने वहां पे पी आई के प्रोपोर्शनल बनाया था। ठीक है, लिखिए नीचे से, लिखिए this shows that B dash I is perpendicular to the tangent vector ti to the curve C। फिर लिखिए फुल स्टॉप के बाद, since B dash I lies on the osculating plane to the curve C, B डैश आई किस प्लेन में था? ऑस्कुलेटिंग प्लेन में। और किस किस के परपेंडिकुलर है? टी आई और बी आई के। इसका मतलब किसके पैरेलल होगा? पी आई के, है ना? टू द कर्व सी एंड परपेंडिकुलर टू बोथ बी आई and ti and perpendicular to both bi and ti। नीचे से लिखिए hence b dash I is proportional with the principal normal pi, is proportional with the principal normal pi। ठीक है, मतलब B डैश I किसके प्रोपोर्शनल है? पी आई के। दिस इम्प्लाइज दैट B डैश I इज इक्वल टू एक कांस्टेंट ले लीजिए लैम्डा पी आई, इक्वेशन नंबर 3। अब किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? लैम्डा की। उतारिए।
हो गया, आगे बढ़े, नीचे से लिखिए वेयर लैम्डा इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, वेयर लैम्डा इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, वेयर लैम्डा इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, वेयर लैम्डा इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इक्वेशन 3 का मॉड्यूलस लीजिए, नीचे से लिखिए टेकिंग मॉड्यूलस ऑफ इक्वेशन 3, टेकिंग मॉड्यूलस ऑफ इक्वेशन 3 कॉमा वी गेट देखिए बी डैश आई की मॉड वैल्यू इज इक्वल टू मॉड ए इंटू बी का मतलब मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। दिस इम्प्लाइज दैट कर्वेचर हमेशा और हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि उसमें डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन टॉर्शन में तो डायरेक्शन होता है कि आप घुमा रहे हैं क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। आपको पता है अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो नेगेटिव, इसीलिए प्लस माइनस के साथ टा लिखा है। ठीक, इज इक्वल टू मॉड लैम्डा का मतलब लैम्डा, इसकी वैल्यू 1, दिस इम्प्लाइज दैट लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस टा। उतारिए, कौन वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, क्योंकि इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होता है। मूवमेंट कैसी राशि है, मूवमेंट जी सदिश है, क्यों? क्योंकि उसमें घुमाना पे डिपेंड करता है, जैसे जो मूवमेंट होता है वही आपका ट होता है। टार्क और मूवमेंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बस सिस्टम अलग अलग बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब इस वैल्यू को ले जाके कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। देखिए यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3 कॉमा वी गेट पुट कर दीजिए, मिलेगा बी डैश आई इज इक्वल टू प्लस माइनस ट पी आई। हो गया, अब लिखिए नीचे से, लिखिए since b dash I has the opposite direction, to pi मतलब b डैश आई ऑस्कुलेटिंग प्लेन में लाई करता है। नेगेटिव साइन ये बताता है कि जो b डैश आई का पी आई से डायरेक्शन बन रहा है वो ऑपोजिट बन रहा है। अगर पी आई ऐसे है तो b डैश आई ऐसे रहा होगा। ठीक है, तभी हम लोग कौन सा साइन ले लेंगे, नेगेटिव साइन, वही बात लिखवा रहे हैं। लिखिए सिंस b डैश आई हैज़ द ऑपोजिट साइन टू पी आई, नीचे से लिखिए देयरफॉर टेकिंग नेगेटिव साइन कॉमा वी हैव, देयरफॉर टेकिंग नेगेटिव साइन कॉमा वी हैव, देयरफॉर टेकिंग नेगेटिव साइन कॉमा वी हैव। यहाँ देखिए मिलेगा b डैश आई इज इक्वल टू माइनस ट पी आई। उतार
इक्लूडियन कितने डायमेंशन में लगता है? n डायमेंशन में। क्या फॉर्मूला होता है इक्लूडियन का? n डायमेंशन में। लेकिन आप तो फॉर्मूला 2 डायमेंशन का बता रही है हमको। इक्लूडियन का फॉर्मूला n डायमेंशन में होता है dxy इज इक्वल टू समेशन, बोलिए, xi माइनस yi का होल स्क्वायर i इज इक्वल टू 1 to n अंडर रूट में, है ना। और 2 डायमेंशन में होता है dxy इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का स्क्वायर, है ना। तो जब इक्लूडियन को 2 डायमेंशन में पढ़ते हैं तो वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और ये तो आप लोगों ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ा है, किसी भी पॉइंट के बीच की दूरी को निकालने का फॉर्मूला। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, इसीलिए जब इक्लूडियन 2 डायमेंशन में कन्वर्ट होता है तो उसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। कल आपने पूछा था हमसे, है ना। अब समझ में आया क्यों? इक्लूडियन कितने डायमेंशन में है? n। 2 डायमेंशन में कन्वर्ट करते हैं तो वो ये फॉर्मूला ऑक्यूपाई करता है। 2 डायमेंशन में हम लोगों ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये 2 पॉइंट के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला बहुत पहले पढ़ा था। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं क्योंकि उसमें रेक्टेंगल बनता है ना रेक्टेंगल, इसीलिए इसको इक्लूडियन को रेक्टेंगुलर भी बोला जाता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक स्पेस। तब जब वो n डायमेंशन से किस में कन्वर्ट हो जाए? 2 डायमेंशन में। ठीक है, चलिए, हो गया भाई। अब हम लोग दूसरे पॉइंट पे अप्रोच कर रहे हैं। आपको बताए थे दूसरे पॉइंट में दोनों का यूज आएगा, इसलिए हम थोड़ा सा रुक गए थे। ठीक है, लिखिए दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको हम ऑर्थोनॉर्मल ट्राइड में एक फॉर्मूला बताए थे, अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो, है ना। किसका मान निकालना है? P' का। वहाँ फॉर्मूला बताए थे Pi इज इक्वल टू एप्साइलन ij k। P के बाद क्या होता था? B, उसके बाद T, P के बाद B, उसके बाद T, यहाँ पे J, यहाँ पे K। कुछ ध्यान आया? अगर दूसरे वाले में हम लोग देखें तो हमको P' चाहिए। P' का मतलब ऊपर वाले इक्वेशन को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? S के। लिखिए दूसरे पॉइंट में, since we know that ये वाला फॉर्मूला लिख लीजिए। since we know that ये फॉर्मूला, नीचे से लिखिए, differentiating above equation with respect to s, we get कराइए डिफ्रेंशिएट। मिलेगा P' इज इक्वल टू एप्साइलन ij k, प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन। बारी बारी से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको मिल जाएगा B' tk प्लस Bj t' k। दिस implies that P' is equal to epsilon ij k। B' का मान रखेंगे तो B' का मान आएगा माइनस टा Pj, साथ में आएगा Tk प्लस Bj, T' का मान आएगा कप्पा Pk। तभी हम रुक गए थे क्योंकि इसमें दोनों की ज़रूरत पड़ने वाली थी। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट P' इज इक्वल टू एप्साइलन ij k, या उसको कॉमन कर दीजिए,
माइनस टा को बाहर निकाल दिया, एप्सिलॉन आई जे के पी जे टी के प्लस कप्पा एप्सिलॉन आई जे के बी जे पी के. दिस implies that P dash I is equal to minus टा एप्सिलॉन आई जे के पी जे टी के का कॉम्बिनेशन बैठाएंगे तो आपको पता है P फिर T आ गया, P J के साथ T K के साथ P J, ये तो क्लॉकवाइज हो गया. हम कौन सा लेते हैं? एंटी क्लॉकवाइज. तुरंत कैसा साइन आएगा? माइनस. कौन नहीं है P और T के अलावा? B, तो बी आई. ठीक है, प्लस कप्पा B और P, B और P, ये भी कौन सा डायरेक्शन हो गया? क्लॉकवाइज. कैसा साइन आएगा? नेगेटिव. कौन नहीं है? T, तो माइनस टी आई मिलेगा. दिस इम्प्लाइज दैट P डैश आई इज इक्वल टू ट बी आई माइनस कप्पा टी आई. ठीक है, उतारिए. हो गया भाई? इसको याद करने का तरीका भी बता दे रहे हैं. हो गया भाई? लिखिए नीचे से रीमार्क. रीमार्क लिखिए. सेरेट फेरेट फॉर्मूला, सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूला, सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूला can be represented in the form of matrix, can be represented in the form of matrix as follows. as follows. इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका, सबसे पहले T डैश आई, एंटी क्लॉकवाइज बोलिए, T से ही शुरुआत होती है. T डैश आई, उसके बाद P डैश आई, उसके बाद B डैश आई. ये एक मैट्रिक्स हो गई. इज इक्वल टू
सर पढ़ा रहे हैं ना मैट्रिक्स। 0 कप्पा 0 माइनस कप्पा 0 टा 0 माइनस टा 0 और यहाँ पे आपको मिलेगा शुरुआत से टी आई पी आई बी आई, ये दोनों तो सेम है, टी पी बी, इधर डैश इधर नॉन डैश, बस ये याद करना है। कप्पा माइनस टा, माइनस कप्पा और टा, डायगोनल में सारे ज़ीरो, डायगोनल में सारे ज़ीरो। इसको मैं सिमेट्रिक मैट्रिक कहते हैं। नहीं, अगर ये माइनस नहीं होता तब सिमेट्रिक कहते हैं। एंटी सिमेट्रिक का मतलब, स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब ऊपर नीचे के सेम ना हो, स्क्यू सिमेट्रिक। माइनस के कारण ये दोनों सेम नहीं है ऊपर वाले के, इसलिए ये स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का अगर ये हट जाता तब सिमेट्रिक होती। ठीक है, क्या हुआ, 0 0 0 0 और 0, कप्पा टा माइनस कप्पा माइनस टा, ये आपको याद करना पड़ेगा। जनरली ऐसे देखिए, टी डैश आई पी डैश आई बी डैश आई, ऊपर और नीचे वाले को पी के टर्म्स में लिखा गया है, सबसे बड़े वाले के टर्म्स में। टॉर्शन में कप्पा आता है, सॉरी टी में कप्पा आता है, बी में टॉर्शन आता है। तो यहाँ कप्पा के साथ पी आई, यहाँ टॉर्शन के साथ, टॉर्शन में डायरेक्शन होता है इसलिए नेगेटिव, और यहाँ पे ठीक उल्टा रिलेशन कर दिया गया है। टॉ कप्पा यहाँ ठीक उल्टा रिलेशन कर दिया गया है। टॉ टॉ बी आई कप्पा टी आई, माइनस चेंज हो गया। टॉ बी आई कप्पा टी आई, माइनस चेंज हो गया। सबसे अच्छा यही तरीका है याद करने का। कप्पा पी आई दूसरे नंबर पे, पहले और तीसरे नंबर पे माइनस कप्पा टी आई, उधर देखते चलिएगा। सबसे पहले इसका मान लिखेंगे, टी डैश आई इज इक्वल टू, पहले वाले में कप्पा दूसरी जगह पे है, दूसरे वाले के साथ ले लीजिए कप्पा पी आई, कप्पा पी आई। फिर इसका मान लिखेंगे, पहले के साथ पहला माइनस कप्पा टी आई प्लस टॉ बी आई, तीसरा तीसरे के साथ ले लेंगे, मतलब दूसरे जगह पे है, दूसरे के साथ लेंगे माइनस टॉ टी आई। दूसरे जगह पे है तो दूसरे के साथ, पहले जगह पे है तो पहले के साथ, तीसरे जगह पे है तो तीसरे के साथ, दूसरे जगह पे है तो दूसरे के साथ। कौन उतना माथा पच्ची करे, हम कहें सॉल्व करने में समय खराब करेंगे। टी डैश आई दूसरे नंबर पे इसके साथ, पहले नंबर पे इसके साथ, तीसरे नंबर पे इसके साथ, दूसरे नंबर पे इसके साथ। ठीक है, उतार लीजिए। क्या करना है, रो का कॉलम में करना है, सिर्फ रो का करना है, तो बीच वाले का गुणा होगा पी में और सब जीरो हो जाएगा। बस वही चीज़ बता रहे हैं, वही चीज़। लोग इतना डायग्राम बना के मत उतारिएगा, सीधे सीधे मैट्रिक्स के फॉर्म में उतारिएगा। वो तो हम समझाने के लिए आप लोगों को बता दिए, पता चला हल करने लग गया पूरा उसी में। सामने वाइवा चल रहा है, उसमें आप लोग लिख करके पूरा हल किए पड़े हैं, आ नहीं रहा है, पसीना छूट रहा है, इसलिए बता दिए एक ट्रिक, क्योंकि जनरली लिखने के लिए वाइवा में ही पूछा जाता है। ये सब इतना लाइन वाइन मत बनाइएगा। ठीक है, हो गया भाई। अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं, इसमें वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट हेडलाइन डालिए अब।